क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किल लोगों से निपटने का ऐसा तरीका हो जिससे आप अपनी शांति न खोएं? क्या आप अक्सर बहसों को दोबारा सोचते हैं, यह सोचते हुए कि आप और बेहतर तरीके से कैसे जवाब दे सकते थे? या फिर क्या आप अपने रिश्तों में लगातार भावनाओं के टग ऑफ वॉर से थक जाते हैं? सोचिए, अगर आप इन चुनौतियों का सामना एक अडिग शांति के साथ कर सकें जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो स्टोइकिज्म के दिल में ले जाती है, एक ऐसा दर्शन जो ना केवल जिंदगी की मुश्किलों में टिके रहने के लिए है बल्कि उसके भीतर फलने फूलने के लिए भी है। यह ठंडे स्वभाव के बारे में नहीं है, दूरदर्शिता या ऊंचे आदर्शों के बजाय असल में हमें जिंदगी के आम और मुश्किल हालातों से निपटने के लिए ठोस उपायों की जरूरत होती है। चाहे वो कठोर बॉस हो, आलोचनात्मक परिवार का सदस्य हो या किसी रिश्ते में खटास हो, स्टोइक ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे इन संघर्षों को विकास के मौकों में बदलें। आज के वीडियो में हम लोगों के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए 10 स्टोइक टिप्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ दूसरों को मैनेज करने के टिप्स नहीं हैं, बल्कि ये खुद को समझने और सुधारने के सबक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अंदर की शांति की एक किला बनाना और अंतिम चुनौती का सामना करना, अपनी फिलॉसफी को इस कदर अपनाना कि आप शांति और ईमानदारी का प्रतीक बन जाएं। हमारे साथ अंत तक रहें, जहां सबसे गहरा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा अभ्यास जो सिर्फ समस्याओं का हल नहीं करता बल्कि आपके जीवन जीने के तरीके को ही बदल देता है। तो क्या आप भावनात्मक मुक्ति के चाबी खोजने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी अंदर की शांति को बनाए रखें। जब भी संघर्ष का सामना करें तो सबसे पहले अपनी अंदर की शांति को बनाए रखें। जब आप परेशानी में हो तो आपका मन किस तरफ जाता है? क्या आप हर शब्द को दोबारा सोचते हैं, हर चोट को फिर से जीते हैं? बाहर तूफान है लेकिन अंदर भी एक तूफान उठता है। स्टोइक लोग मानते थे कि कोई भी बाहरी ताकत आपकी शांति को नहीं हिला सकती जब तक कि आप खुद उसे ऐसा करने की इजाजत न दें। मार्कस ऑरेलियस इसे आंतरिक किला कहते थे, जो शांति का एक ऐसा गढ़ है जो बाहरी अराजकता के बावजूद खड़ा रहता है। लेकिन हम कितनी बार इस किले की रक्षा करते हैं? एक साथी की तीखी बातें, कोई करीबी का उपेक्षात्मक लहजा, ये सब चीजें व्यक्तिगत महसूस होती हैं। फिर भी स्टोइकिज्म हमें याद दिलाता है कि ये बातें व्यक्तिगत नहीं है। आपके मन पर आपका नियंत्रण है, न कि बाहरी घटनाओं पर। इसे समझें और आप ताकत पाएंगे। मार्कस लिखते हैं, एक पल के लिए रुकें। बारिश की आंधी में तुम आसमान पर चिल्लाओगे नहीं, है ना? यह बदलाव इसका मतलब नहीं है कि अन्याय को नजरअंदाज करो या बुरी हरकतों को स्वीकार करो। इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया देने के बजाय ताकत से जवाब देना। तुम तय करते हो कि तुम्हारे किले में क्या प्रवेश करता है, लेकिन इसे आदत कैसे बनाएं? रोजाना अभ्यास करना जरूरी है। हर सुबह थोड़ी देर के लिए सोचो, आज मैं चुनौतियों का सामना करूंगा। मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जिनके व्यवहार पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा और यह संकल्प करूंगा। इस तरह तुम अपने मन को शांति से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हो, न कि आवेश में आकर। यह अभ्यास भले ही छोटा हो, यह लगता है कि आपके इंटरेक्शन को बदल सकता है। आप देखेंगे कि आप आलोचना से कम प्रभावित होते हैं, दूसरों के मूड से कम असर होते हैं और अपने मूल्यों में ज्यादा स्थिर रहते हैं। और यहां पर एक विरोधाभास है। जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान देते हैं, तो आप अक्सर अपने आसपास के लोगों में भी शांति को प्रेरित करते हैं। आपकी स्थिरता संक्रामक बन जाती है। तो अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें अपनी भावनाओं में आने देंगे या अपनी आंतरिक किले की रक्षा करेंगे? यह हमेशा आपका चुनाव होता है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण साथी की ओर बढ़ते हैं। अगर यह सच नहीं है तो मत कहो। यह सिद्धांत सत्य और ईमानदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नंबर 2, स्पष्ट और शांतिपूर्वक संवाद करें। साफ और शांतिपूर्ण संवाद सिर्फ अच्छे बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छे सोचने के बारे में भी है। यह सुनिश्चित करना कि जो आप कहते हैं वो आपकी मान्यताओं और इरादों के साथ मेल खाता है। अब खुद से पूछिए, आप कितनी बार बिना सच में सोचे बोलते हैं? कितनी बार आप अपनी भावनाओं को अपने शब्दों पर हावी होने देते हैं? स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि रुकें, विचार करें और फिर प्रतिक्रिया दें, जिससे संवाद एक जानबूझकर और विचारित कार्य बन जाए, न कि एक तात्कालिक प्रतिक्रिया।
जब कोई आपको चुनौती देता है या आलोचना करता है तो आपकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या होती है? हम में से कई लोग या तो चिढ़ जाते हैं या चुप हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके समझदारी को बढ़ावा नहीं देते। एक समझदारी से प्रतिक्रिया करने का तरीका है 3 कदमों का पालन करना। पहला, बोलने से पहले एक पल रुकें, अपने विचारों को संकलित करने के लिए थोड़ा समय लें। यह छोटा सा ठहराव भावनात्मक प्रतिक्रिया को रोकता है और आपको अपने शब्दों को समझदारी से चुनने का समय देता है। दूसरा, सक्रिय रूप से सुनें। अपने अगले जवाब पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सच में दूसरी व्यक्ति को सुनें। वह क्या कहना चाहते हैं, उनके शब्दों के पीछे क्या बात है, इसे समझने की कोशिश करें। भावनाएं या जरूरतें उनकी हरकतों को प्रभावित कर सकती हैं। जानबूझकर जवाब देने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को बताने के लिए मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करें, बिना किसी पर आरोप लगाए। जैसे कि वो तुम कभी मेरी नहीं सुनते कहने के बजाय ये कहें, जब हमारी बातचीत इस तरह होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे सुन नहीं रहा। इस तरीके से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी अधिक सकारात्मक तरीके से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शांत बातचीत ताकत और नियंत्रण का संकेत देती है, जो सम्मान की मांग करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। हालांकि बातचीत सिर्फ यह नहीं है कि आप कैसे बोलते हैं, बल्कि यह इस पर भी निर्भर करती है कि आप कैसे तुम सुनो। ये एपिक्टेटस हमें याद दिलाता है कि हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह, ताकि हम बोलने से 2 गुना ज्यादा सुन सकें। सक्रिय सुनना एक जबरदस्त स्टोइक उपाय है जो विवादों को सुलझाने में मदद करता है। जब तुम दूसरों को अपनी पूरी ध्यान देते हो तो तुम सम्मान दिखाते हो और आपसी समझ की राह खोलते हो। सोचो, तुम्हारी हाल की किसी झगड़े में क्या तुम सच में सुने या तुम बस बोलने का मौका पाने का इंतजार कर रहे थे? सक्रिय सुनने का अभ्यास करके तुम उन छिपे हुए मुद्दों को जान सकते हो जो तुरंत साफ नहीं होते। कभी कभी लोग बस यह चाहते हैं कि जब आप ये महसूस करते हैं कि समस्या अक्सर अपने आप कम हो जाती है, तो आपको सुनाई देने का एहसास होता है। और उन पलों का क्या जब शब्द साथ नहीं देते? स्टोइक दर्शन सिखाता है कि चुप्पी भी एक प्रभावशाली संचार का तरीका हो सकता है, खासकर जब बोलने से बात और बढ़ सकती है या पछतावा हो सकता है। इसलिए चुप्पी को चुनें, अपनी शांति को बोलने दें। जैसा कि स्टोइक समझते थे, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब चुप रहना है। तो आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? हर दिन की शुरुआत एक साधारण प्रतिबद्धता से करें। आज मैं स्पष्टता और शांति के साथ संवाद करूंगा। ज्यादा सुनो और कम बोलो, और मैं अपने शब्दों को ध्यान से चुनूंगा। हर शाम अपनी बातचीत पर सोचो कि तुम कहां सफल हुए और कहां सुधार कर सकते हो। साफ और शांत संवाद का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस है। हर बातचीत एक मौका है सीखने, बढ़ने और प्रैक्टिस करने का। अगर ये बातें तुमसे जुड़ती हैं तो हमें अपने विचार बताओ। तुम संघर्ष के समय संवाद कैसे संभालते हो? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करो। और अगर तुम इन स्टोइक प्रैक्टिसेस में कुछ मूल्य पाते हो तो लाइक करना मत भूलना। ये वीडियो हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जो एक ही सफर पर हैं, तैयार हैं अपने सीमाओं को मजबूत करने के लिए और अपने इंटरेक्शन पर नियंत्रण पाने के लिए। चलिए अगले टिप में चलते हैं। नंबर 3, सीमाएं निर्धारित करें। आपको कितनी बार दूसरों की मांगों या नकारात्मकता से थकान महसूस होती है? क्या आपको नहीं कहना मुश्किल होता है, भले ही आपकी भलाई दांव पर हो? हम में से कई लोग सीमाएं तय करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि हमें अस्वीकृति या संघर्ष का डर होता है। फिर भी स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि सीमाएं केवल सुरक्षा नहीं होती, बल्कि एक नैतिक और असली जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जीवन में एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपने आप का मालिक नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा। सीमाएं निर्धारित करना दूसरों को बाहर करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके इंटरैक्शन में क्या स्वीकार्य है उसे परिभाषित करने के बारे में है और स्वस्थ, सम्मानजनक रिश्तों के लिए जगह बनाना है। लेकिन सीमाएं निर्धारित करने का असल में क्या मतलब है? यह आत्म जागरूकता से शुरू होता है। खुद से पूछिए, आपकी सीमाएं क्या हैं? दूसरों का कौन सा व्यवहार आपकी ऊर्जा को खत्म करता है या आपके मानसिक शांति में बाधा डालता है? उन पलों पर विचार करें जब आप खुद को बहुत ज्यादा परेशान या अपमानित महसूस करते हैं, तो ये वो जगहें हैं जहां सीमाएं तय करने की जरूरत होती है। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं, अगला कदम है उन्हें साफ और शांति से बताना। मान लीजिए कोई सहकर्मी बार बार आपके काम में बिना जरूरत के हस्तक्षेप कर रहा है।
गुस्सा रखने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे हमारी साझेदारी की कदर है, लेकिन मुझे ध्यान केंद्रित करने के लिए बिना किसी रुकावट के समय चाहिए। चलो हम अपडेट्स पर बात करने के लिए कुछ खास समय तय कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके में मजबूती के साथ साथ सम्मान भी है। ये एक महत्वपूर्ण याद दिलाने वाली बात है। सीमाएं सिर्फ तय नहीं की जाती, उन्हें लागू भी करना पड़ता है। अगर कोई सीमा पार करता है तो धीरे लेकिन मजबूती से उन्हें अपनी सीमाओं की याद दिलाएं। निरंतरता बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सीमाएं अपनी ताकत खो देती हैं और आप पुराने पैटर्न में लौटने का जोखिम उठाते हैं। सीमाएं तय करना शुरुआत में असहज लग सकता है, खासकर अगर आप दूसरों को संतुष्ट करने के आदी हैं। लेकिन याद रखें, स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमें क्या नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी अपनी खुद की क्रियाएं और चुनाव। सीमाएं तय करके आप अपनी स्वतंत्रता वापस पाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि आपसे कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए एक सामान्य चिंता पर बात करते हैं। क्या सीमाएं तय करने से लोग दूर नहीं हो जाएंगे? सच तो यह है कि सीमाएं अक्सर रिश्तों को मजबूत करती हैं, क्योंकि इससे आपसी सम्मान बढ़ता है। जब लोग आपकी सीमाओं को समझते हैं तो वे आपके पास अधिक सम्मान के साथ आते हैं, और जो लोग आपकी सीमाओं का विरोध करते हैं वे शायद आपके मूल्यों के साथ मेल नहीं खाते। सीमाओं को अपनी आंतरिक किले की दीवारों के रूप में सोचें। यह आपकी शांति की रक्षा करती है और साथ ही अर्थपूर्ण रिश्तों को फलने फूलने का मौका देती हैं। इन सीमाओं के बिना आप अराजकता और नाराजगी को अंदर आने का मौका देते हैं, लेकिन जब सीमाएं होती हैं तो आप एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। यहां सम्मान और समझ बढ़ सकती है। तो आप आज कौन सी सीमाएं निर्धारित करेंगे? उन क्षेत्रों पर विचार करें जहां आपकी शांति प्रभावित हुई है और इसे वापस पाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। याद रखें, आप केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वस्थ और संतोषजनक रिश्तों की नींव रख रहे हैं। नंबर 4, चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लें। जब कोई आप पर गुस्सा हो तो क्या यह हो सकता है कि जब कोई दोस्त दूर लगता है तो हम अपनी ही फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे होते हैं। शायद वो अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। स्टोइक नजरिया हमें यह समझने की सलाह देता है कि दूसरों के व्यवहार को उनके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब माने, न कि हमारी पहचान पर हमले के रूप में। चलो इसे एक उदाहरण में डालते हैं। सोचो, जब कोई सहकर्मी मीटिंग में तुम्हारी काम की आलोचना करता है तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया चोटिल या बचाव में होने की हो सकती है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए कि उनके व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या वो दबाव में हैं? अगर आलोचना ठीक से नहीं की गई है तो भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपी होती हैं। ये नजरिए का बदलाव बुरा व्यवहार को सही नहीं ठहराता, लेकिन ये आपको भावनाओं के बजाय सहानुभूति के साथ जवाब देने में मदद करता है। जब आप बचाव में प्रतिक्रिया देने के बजाय कहते हैं, मैं आपकी फीडबैक की सराहना करता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि क्या सुधारना चाहिए, तो इससे तनाव कम होता है और आपकी परिपक्वता भी दिखती है। लेकिन उन कुछ दुर्लभ मौकों का क्या जब आलोचना वाकई गलत है? ऐसे में भी स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अच्छा बदला यही है कि आप खुद को बेहतर बनाएं। अपने दुश्मन की तरह अपने आप पर काबू रखें, अपने मूल्यों को बनाए रखें और उनकी नकारात्मकता को एक तूफान की तरह जाने दें। चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना अक्सर हमारी अपनी असुरक्षाओं से आता है। हम दूसरों से मान्यता की तलाश करते हैं और जब यह नहीं मिलती तो हमें चोट लगती है। स्टोइक्स हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी मंजूरी के लिए अंदर देखने की जरूरत है। अपने कामों को अपने सिद्धांतों के साथ जोड़ें, न कि बाहरी राय के साथ। एक बार सोचें, जब आपको ठेस पहुंची थी, क्या वह दूसरे व्यक्ति का व्यवहार वाकई में आपके बारे में था या आप उनके कार्यों को अपने तरीके से अर्थ दे रहे थे? खुद को अलग करके देखिए। इस तरह की व्याख्याओं से तुम अपने आप को अनावश्यक दर्द से मुक्त कर सकते हो। अगली बार जब किसी के व्यवहार से तुम्हारे इमोशंस भड़कें तो थोड़ा रुककर सोचो, अपने आप से पूछो, क्या ये वाकई मुझसे जुड़ा है? स्थिति को फिर से देखो, उनके व्यवहार को उनकी स्थिति का प्रतिबिंब मानो, ना कि तुम्हारी कीमत का। अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करो, समझदारी से जवाब दो या जब जरूरत हो तो शांत रहकर दूरी बनाकर। चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लेकर तुम अपनी शांति की रक्षा कर सकते हो और ज्यादा स्वस्थ और वस्तुनिष्ठ बातचीत को बढ़ावा दे सकते हो। आगे बढ़ते हुए आइए हम एक ताकतवर उपकरण की खोज करें जो इसे और बेहतर बनाता है। नंबर 5, धैर्य विकसित करें। क्या आपने कभी ट्रैफिक में फंसे होने
या धीमी लाइन में खड़े होने पर गुस्सा महसूस किया है? या शायद किसी की जिद या बदसलूकी ने आपकी धैर्य की परीक्षा ली है? ऐसे क्षणों में निराशा पर काबू पाना आसान होता है, लेकिन क्या होगा अगर आप अधीरता को विकास के एक मौके में बदल सके? स्टोइक दार्शनिकों ने धैर्य को सिर्फ सहनशीलता नहीं माना, बल्कि इसे समय और भावनाओं पर सक्रिय नियंत्रण के रूप में देखा। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, मन अपनी जरूरतों के अनुसार ढल जाता है और उन्हें अपने तरीके से बदल देता है। यहां तक कि हमारे किसी भी काम में रुकावट का मतलब है कि हर चुनौती हमारे धैर्य के लिए एक मौका है जिससे हम सहनशीलता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर सकें। सोचिए, इम्पेशंस यानी अधीरता कैसे पैदा होती है? यह उस इच्छा से आती है जब हम उन चीजों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जो हमारे बस में नहीं है, जैसे ट्रैफिक की रफ्तार, दूसरों का व्यवहार या अपने प्रयासों का परिणाम। लेकिन स्टोइज्म हमें याद दिलाता है कि ऐसी चीजें हमें प्रभावित नहीं करती। असल में जो सबसे जरूरी है वह यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सोचिए, जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो आप उस असुविधा पर झल्ला सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं और बड़बड़ा सकते हैं, या फिर तुम उस समय का इस्तेमाल सोचने, किसी ऑडियो बुक सुनने या बस सांस लेने के लिए कर सकते हो। बाहरी हालात तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। चलो इसे आपसी मतभेदों पर लागू करते हैं। जब कोई तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेता है, जैसे कोई सहकर्मी जो बार बार गलतियां करता है या कोई परिवार का सदस्य जो पुराने झगड़े उठाता है, तो तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो? क्या तुम चिड़चिड़ा जाते हो या एक कदम पीछे हटते हो? धैर्य तुम्हें रुकने, संदर्भ पर विचार करने और एक सोच समझकर प्रतिक्रिया चुनने का मौका देता है। धैर्य विकसित करने की शुरुआत इस तरह होती है। छोटी छोटी रोजाना की आदतें अपनाएं। जब आप परेशान हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकें और सांस लें। यह रुकावट आपको सोचने का मौका देती है। अपनी उम्मीदों को थोड़ा बदलें। खुद को याद दिलाएं कि जिंदगी अक्सर आपकी टाइमलाइन या पसंद के अनुसार नहीं चलती। चुनौती को एक नए नजरिए से देखें। रुकावटों और मुश्किलों को सहन शक्ति और संयम का अभ्यास करने का मौका समझें। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है। आप खुद को हालात का शिकार महसूस करने की बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं के मास्टर बनेंगे। यह मास्टर होने का मतलब सिर्फ सहना नहीं है। यहां शांति और खुशी पाने के बारे में है, खासकर जब हमें इंतजार करना पड़ता है। सोचिए, इससे हमें लंबी अवधि में क्या फायदे होते हैं। धैर्य हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, विश्वास पैदा करता है और हमारे चारों ओर एक शांत माहौल बनाता है। लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो दबाव में भी शांत रहते हैं, और आपकी धैर्य रखने की क्षमता दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में धैर्य कैसे विकसित करेंगे? अगली बार जब आपको निराशा महसूस हो तो इसे एक चित्त, गहरी सोच के रूप में देखने की कोशिश करें। आप जल्दी ही जान जाएंगे कि धैर्य भी एक मांसपेशी की तरह है जो इस्तेमाल करने से मजबूत होता है। अगर यह बात आपके साथ मेल खाती है तो इसे साझा करें। आप अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें कि आपने हाल ही में धैर्य कैसे अभ्यास किया और क्या आपको इस स्टोइकिज्म की खोज में कुछ मूल्य मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इससे हमें और लोगों तक ये इंसाइट्स पहुंचाने में मदद मिलेगी जो शांति और ज्ञान की यात्रा पर हैं। नंबर 6, कट्टर ईमानदारी। सच कैसे, भले ही वो कठिन हो, आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। कट्टर ईमानदारी का अभ्यास करें। आखिरी बार कब आपने सच को थोड़ा मोड़ा था? चाहे विवाद से बचने के लिए, किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए, या अपनी छवि की धोखाधड़ी, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, मानसिक और भावनात्मक तनाव का जाल बना देती है। स्टोइक्स ने समझा कि असली स्वतंत्रता और शांति तब मिलती है जब हम हकीकत के साथ मेल खाकर जीते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। एपिकुरस ने सिखाया कि जो व्यक्ति मृत्यु पर मुस्कुरा सकता है और दुख के सामने अपने आप को शांत रख सकता है, वह सच में अपने और दूसरों के साथ सबसे बड़ी ईमानदारी हासिल कर चुका है। सच के साथ ये मेल सिर्फ झूठ से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि असली और साहसी तरीके से जीने के बारे में है। ईमानदारी इतनी शक्तिशाली क्यों है? सबसे पहले, यह जीवन को सरल बनाती है। धोखाधड़ी के लिए लगातार कोशिशें करना, झूठ बोलना, अपने पत्ते छुपाना और उजागर होने के डर को मैनेज करना, यह सब बहुत थका देने वाला होता है। इसके मुकाबले ईमानदारी एक तरह की आजादी देती है। जब आपके शब्द और काम आपकी असली सोच के साथ मेल खाते हैं
तो आप जिंदगी में एक हल्कापन महसूस करते हैं, झूठ के मानसिक बोझ से मुक्त। लेकिन सच्ची ईमानदारी आपके अंदर से शुरू होती है। हम कितनी बार खुद को धोखा देते हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम ठीक हैं, जबकि हम ठीक नहीं होते। अपने असली भावनाओं को नकारते हैं या अपने उन व्यवहारों को सही ठहराते हैं जो हमारी सोच के खिलाफ होते हैं। खुद से ईमानदार होना हिम्मत मांगता है। इसका मतलब है कि आप अपनी ताकतों को स्वीकार करें और आपकी इच्छाओं और डर की ताकतों और कमजोरियों पर बिना किसी जजमेंट के एक पल सोचिए। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे कोई क्षेत्र हैं जहां आप खुद से या दूसरों से पूरी ईमानदारी से नहीं रह रहे? शायद ये कोई तनावपूर्ण रिश्ता है जहां कुछ मुश्किल सच कहे नहीं गए हैं, या कोई पेशेवर हालात हैं जहां आपने सकारात्मक फीडबैक से बचने की कोशिश की है। स्टोइक्स हमें इन सच्चाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये जानते हुए कि विकास और संबंध वास्तविकता से उभरते हैं। लेकिन ईमानदारी का मतलब यह नहीं है कि हम कठोर और सीधा बोलें। यह सच को इस तरह व्यक्त करने के बारे में है कि दयालुता और सम्मान। सोचिए, अगर आप अपने दोस्त को कोई चिंता बताना चाहें तो कैसे कहेंगे, बजाय इसके कि आप कहें कि आप हमेशा लेट होते हैं और यह असम्मानजनक है। आप कह सकते हैं, जब हमारी योजनाएं समय पर नहीं शुरू होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अहमियत कम होती है। क्या हम इस पर साथ में काम कर सकते हैं? ईमानदारी विश्वास को बढ़ाती है। जब लोग जानते हैं कि वे आपके शब्दों पर भरोसा कर सकते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं। संघर्ष में ईमानदारी असली समाधान के लिए दरवाजा खोलती है। जब आप अपने भावनाओं और दृष्टिकोण को साफ साफ व्यक्त करते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इससे असहमतियों को आपसी समझदारी के अवसरों में बदलने का मौका मिलता है। ईमानदारी को समझना और उसे अपनाना आपके अंदर के चरित्र को भी मजबूत करता है। हर बार जब आप सुविधा या आराम पर सच को चुनते हैं तो आप सद्गुण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं। यह निरंतरता आत्मसम्मान बनाती है जो बाहर की ओर फैलती है और दूसरों को आपके प्रति कैसे देखते हैं और आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं यह प्रभावित करती है। आप अपनी जिंदगी में और ईमानदारी कैसे ला सकते हैं? छोटे छोटे बदलाव से शुरू करें। अपने दिन पर विचार करें और उन लम्हों को पहचानें जहां आप और ईमानदार हो सकते थे। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की आदत डालें, शुरू में कम जोखिम वाले हालात से। जैसे जैसे आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप और भी ईमानदारी से बात कर पाएंगे। आपको बड़े चुनौतियों का सामना करना आसान लगेगा जब आप ईमानदारी से काम लेंगे। याद रखें, ईमानदारी का मतलब यह नहीं है कि आप परफेक्ट हों, बल्कि यह एक सफर है। हर कदम जो आप असली ईमानदारी की ओर बढ़ाते हैं वह आपको स्पष्टता, विश्वास और शांति से भरी जिंदगी के करीब ले जाता है। इस सच की नींव के साथ चलिए देखते हैं कि हम अपने बातचीतों में और ज्यादा सहानुभूति और प्यार कैसे ला सकते हैं, भले ही हमें मुश्किल लोगों का सामना करना पड़े। नंबर 7, जिंदगी को प्रेम और सहानुभूति के साथ अपनाएं। जब आप स्टोइसिज्म के बारे में सोचते हैं तो क्या आप एक ठंडी और भावहीन छवि की कल्पना करते हैं? यह एक आम भ्रांति है। असलियत में स्टोइज्म के अनुयायी प्रेम और सहानुभूति को जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए शक्तिशाली औजार मानते हैं। सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि जहां इंसान है वहां दयालुता का मौका भी है, यहां तक कि जब टकराव हो तब भी। स्टोइज्म के लोग प्रेम को एक ऐसा मार्गदर्शक बल मानते थे जो न सिर्फ हमारे रिश्तों को बल्कि हमारे अंदर की जिंदगी को भी बदल सकता है। अब जरा सोचिए, आप कितनी बार मुश्किल लोगों के साथ गुस्से या निराशा से जवाब देते हैं? क्या होगा अगर आप इसके बजाय उनके साथ सहानुभूति से पेश आएं? हर बातचीत को, यहां तक कि तनावपूर्ण हालात में भी, एक नए नजरिए से देखने की सोचिए। एक दोस्ती के बारे में बात करने का मौका है जब हम दयालुता को अमल में लाते हैं। जब हम अपने नजरिए को बदलते हैं तो यह न केवल तनाव को कम करता है बल्कि रिश्ते की पूरी गतिशीलता को भी बदल देता है। सहानुभूति समझने से शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है तो वह अक्सर अपनी खुद की समस्याओं, असुरक्षाओं या दर्द का प्रतिबिंब होता है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि गलत करने वाला पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। उनके अप्रिय कर्म उनके खुद के दुख में निहित होते हैं, न कि आपके खिलाफ किसी व्यक्तिगत द्वेष में। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक दोस्त है जो बार बार योजनाएं कैंसिल करता है। आपके सामने आखिरी पल में आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद चिढ़ या निराशा हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर ठहर कर उनकी स्थिति पर विचार करें, क्या वो तनाव में हैं
या समय प्रबंधन में परेशानी महसूस कर रहे हैं? यदि आप निर्णय लेने के बजाय दया का चयन करते हैं तो आप सहानुभूति और गहरे संबंध के लिए जगह बनाते हैं। दया का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे व्यवहार को स्वीकार करें या दूसरों को आपके ऊपर चढ़ने दें। यह समझने के स्थान से प्रतिक्रिया देने के बारे में है, न कि तुरंत प्रतिक्रिया करने के बारे में। आप किसी की परेशानियों को मान सकते हैं, जबकि फिर भी सीमाएं तय कर सकते हैं या मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। एक उदाहरण है, आप कह सकते हैं, मुझे समझ है कि आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन इस दोस्ती में मुझे अपनी अहमियत महसूस करना बहुत जरूरी है। हम इस पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? इस तरीके से आप सामने वाले की रक्षा को कम करते हैं और सकारात्मक बातचीत के लिए दरवाजा खोलते हैं। समय के साथ यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। दया अपने आप पर भी होनी चाहिए। आप कितनी बार खुद को असंभव मानकों पर रखते हैं और हर गलती के लिए खुद को डांटते हैं? स्थैतिकता सिखाती है कि आत्मकरुणा भी उतनी ही जरूरी है। दूसरों के प्रति करुणा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है अपनी इंसानियत को पहचानना। अपने अतीत की गलतियों को माफ करो और उन्हें सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखो। सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में जहां अक्सर बंटवारा और दुश्मनी होती है, करुणा के व्यापक प्रभाव को मत भूलो। छोटे छोटे दयालु कार्य दूर दूर तक असर डालते हैं, जिससे एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण माहौल बनता है। एक अच्छा शब्द, एक मदद का हाथ या किसी के गुस्से के प्रति धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया देना भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज तुम करुणा का अभ्यास कैसे करोगे? छोटे छोटे इरादतन कामों से शुरुआत करो और मौकों की तलाश करो। दूसरों की राय से खुद को प्रभावित किए बिना मुश्किल हालात में भी दयालुता दिखाने की कोशिश करें, जैसे आप करते हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि सहानुभूति न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके अपने जीवन में भी गहरी संतोष और शांति लाती है। नंबर 8, राय की कम परवाह करें। हम बाहरी जजमेंट का बोझ कैसे छोड़ सकते हैं और दूसरों की राय के बारे में कम परवाह कर सकते हैं? कितनी बार आप अपने व्यवहार, अपने लुक या यहां तक कि अपने सपनों को इस वजह से बदलते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे? बाहरी राय का बोझ कभी कभी बहुत भारी हो सकता है, हमारी जिंदगी को दबाना और हमारी शांति छीन लेना। मार्कस ऑरेलियस इस विरोधाभास को बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं। हम सब खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों की राय की ज्यादा परवाह करते हैं। हम दूसरों की राय को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या यह अस्वीकृति का डर है, स्वीकृति की चाह है, या बस एक आदत? स्टोइक हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी मान्यता पाने की कोशिश एक हारने वाला खेल है। रायें क्षणिक होती हैं, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित होती हैं और अक्सर सही जानकारी से रहित होती हैं। इनका पीछा करना हमें कमजोर और अपने असली आत्म से दूर कर देता है। क्या आपने कभी किसी और के विचारों की वजह से अपने प्लान या फैसले बदले हैं? क्या इससे आपको सच्ची संतोष मिला, या फिर आप खुद को असली महसूस नहीं कर पाए? स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी हरकतें अपने खुद के मूल्यों पर आधारित रखनी चाहिए, न कि लोगों की बदलती राय पर। अगले बार जब आप आलोचना या तारीफ का सामना करें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें। अपने आप से पूछें, क्या यह राय सच पर आधारित है या पूर्वाग्रह पर? क्या यह मेरे मूल्यों के साथ मेल खाती है? इस इंसान का मेरी जिंदगी पर कितना नियंत्रण है? इन सवालों के जवाब देकर आप बाहरी या आंतरिक मान्यता की जरूरत से डिटैच होना शुरू करो। जब तुम लोगों की राय को सच में समझना शुरू करते हो तो वो सिर्फ नजरिए होते हैं, हकीकत नहीं। ये डिटैच होना मतलब ये नहीं कि तुम बेपरवाह या घमंडी बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर की आवाज को प्राथमिकता देते हो। जब तुम दूसरों की राय की परवाह कम करने लगते हो तो तुम असली तरीके से जीने के लिए आजाद हो जाते हो। अपने सिद्धांतों से मार्गदर्शित होकर तुम्हारे फैसले और भी स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हारी आंतरिक शांति गहरी होती है। लेकिन दूसरों को निराश करने का डर क्या? यह स्वाभाविक है कि तुम पसंद किए जाने और सम्मानित होने की चाह रखते हो, लेकिन स्टोइक हमें याद दिलाते हैं कि आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि लोग आपको कैसे देखते हैं। मार्कस ऑरेलियस सलाह देते हैं कि आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आप ताकत पाएंगे। उस पर ध्यान दें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने काम, इरादे और आलोचना का जवाब। अब इस विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। सोचिए, आपको किसी प्रोजेक्ट पर नकारात्मक फीडबैक मिला है। खुद पर शक करने के बजाय उस फीडबैक को जानकारी की तरह देखें, चाहे वो उपयोगी हो या नहीं, और अपने खुद के निर्णय के आधार पर तय करें कि आगे कैसे बढ़ना है।
या सोशल मीडिया के बारे में सोचें। जब रायें खुलकर उड़ती हैं तो याद रखो कि लाइक्स और कमेंट्स तुम्हारी कीमत या तुम्हारी योगदान की वैल्यू नहीं बताते। जब तुम दूसरों की राय की परवाह कम कर देते हो तो तुम ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और अपने असली खुद के साथ जुड़ जाते हो। दूसरों की राय आती जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी शांति और ईमानदारी स्थिर रह सकती है। क्या तुम इस बोझ को छोड़ने और असली तरीके से जीने की आजादी को अपनाने के लिए तैयार हो? सोचो कि तुम किसकी राय को पहले रखते रहे हो और खुद से पूछो, क्या वे सच में मायने रखते हैं? यह आत्मविश्वास का स्थान है। चलो हम एक ऐसी शक्तिशाली प्रथा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जो संबंधों को मजबूत बनाती है और गहरी समझ को बढ़ावा देती है। नंबर 9, अपने रिश्ते को संजोए रखें। अपने रिश्तों को संजोना बहुत जरूरी है। रोजाना की भागदौड़ में हम कितनी बार रुककर सच में अपने आसपास के लोगों की कद्र करते हैं। रिश्ते, चाहे वो परिवार, दोस्त या सहकर्मी के साथ हों, हमारे जीवन की बुनियाद होते हैं, फिर भी हम अक्सर इन्हें हल्के में लेते हैं। स्टोइक्स ने जो आत्मनियंत्रण पर जोर देते थे, मानवीय संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण समझा। मार्कस ऑनरेलियस ने लिखा, हम जो भी करते हैं उसकी गूंज अनंत काल में सुनाई देती है। यह समझ केवल हमारे कार्यों पर नहीं बल्कि उन पलों पर भी लागू होती है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। जब टकराव होता है तो हम अक्सर गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। हम आपसी असहमति, गलतफहमियों या पूरी न होने वाली उम्मीदों पर विचार करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी सोच को उन रिश्तों के मूल्य पर केंद्रित कर लें जो हमारे जीवन में हैं? अपने रिश्तों की कद्र करना मतलब है उनके महत्व को पहचानना, भले ही मुश्किल समय क्यों ना हो। अपने जीवन में उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आखिरी बार आपने उन्हें अपनी कृतज्ञता कब व्यक्त की? उनकी मौजूदगी हमें यह सिखाती है कि हमें जिंदगी की अस्थिरता के बारे में जागरूक रहना चाहिए। हमारे प्रियजनों के साथ बिताए गए पल बहुत तेजी से गुजरते हैं और बेहद कीमती होते हैं। हर बातचीत एक मौका है रिश्ते को मजबूत करने, प्यार जताने और आभार दिखाने का। आभार जताना एक साधारण लेकिन बेहद परिवर्तनकारी अभ्यास है। शुरुआत करें अपने आसपास के लोगों की अच्छी बातों पर ध्यान देकर। आप उन्हें किस बात के लिए पसंद करते हैं? उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या अच्छा किया है? इस आभार को जताना उतना ही आसान हो सकता है जितना दिल से एक धन्यवाद कहना या एक प्यारा सा नोट लिखकर उनकी मदद के लिए उन्हें सराहना देना। ये छोटे छोटे इशारे रिश्तों को संजीवनी देते हैं, भरोसा और आपसी सम्मान को बढ़ाते हैं। लेकिन रिश्तों की कद्र करना सिर्फ शब्दों से परे है। इसके लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है। आजकल तो हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं बचिने। हम कितनी बार बातचीत के दौरान आधा सुनते हैं जबकि हमारा मन दूसरी चीजों में लगा होता है। किसी की कद्र करना मतलब है कि उन्हें अपनी पूरी तवज्जो देना। अपना फोन नीचे रखो, अपनी चिंताओं को एक तरफ रखो और पूरी तरह से शामिल हो जाओ। सक्रिय सुनना न सिर्फ समझ को गहराई देता है बल्कि ये भी दिखाता है कि आप उनकी सोच की कद्र करते हैं। जब आपके एहसास में टकराव होता है तो रिश्तों की कद्र करने से इसे संभालना आसान हो जाता है। जब मतभेद पैदा होते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है बल्कि जिंदगी की इस यात्रा में आपका साथी है। संघर्षों का सामना सहानुभूति के साथ करें, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें और मिलकर समाधान की ओर बढ़ें। इसके अलावा रिश्तों की कद्र करने का मतलब है उन लोगों के लिए समय निकालना जो आपके लिए मायने रखते हैं। जिंदगी व्यस्त है लेकिन अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना बेहद जरूरी है, चाहे वो नियमित रूप से मिलना हो या कुछ और। परिवार के खाने, दोस्तों के साथ वीकेंड पर बाहर जाने की योजना बनाना या बस एक त्वरित कॉल करके हालचाल लेना, ये सभी पल हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। अंत में स्थैर्य हमें सिखाता है कि दूसरों को उनके जैसा स्वीकार करें, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है और हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं। जब हम दूसरों की कमियों को अपनाते हैं और उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक दया और धैर्य की भावना विकसित करते हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। तो आज आप अपने रिश्तों को कैसे संजोएंगे, इस पर सोचें। यहां वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी में मायने लाते हैं। सोचिए आप कैसे उनकी सराहना कर सकते हैं। ये छोटी छोटी प्रेम
और मौजूदगी की बातें ऐसी लहरें पैदा करती हैं जो उस पल से कहीं आगे तक जाती हैं और आपके आसपास के लोगों के दिलों में गूंजती हैं। जब आपके रिश्ते पोषित और मूल्यवान होते हैं तो चलिए एक अंतिम स्टोइक चुनौती की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10, अपने दर्शन को अपनी जिंदगी के हर पहलू में समाहित करना। क्या आपकी हरकतें आपकी मान्यताओं को सही ढंग से दर्शाती हैं, या आप कभी कभी एक बात कहते हैं और दूसरी करते हैं? स्टोइज्म हमें यह चुनौती देता है कि हम सच में जिएं। हमारे सिद्धांतों के साथ सामंजस्य में रहना सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि काम में भी जरूरी है। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि अपनी फिलॉसफी को समझाने की बजाय उसे जीना चाहिए। यही स्टोइक प्रैक्टिस का सार है, अपने जीवन के हर हिस्से को उन गुणों के साथ जोड़ना जो आपको प्रिय हैं। ईमानदारी, साहस, बुद्धिमानी और करुणा सिर्फ आदर्श नहीं है बल्कि ये ऐसी खूबियां हैं जिन्हें जीना चाहिए। जब आपके शब्द और कर्म एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं तो आप एक ईमानदार इंसान बनते हैं जिसे दूसरे लोग भरोसा और सम्मान देते हैं। लेकिन अपनी फिलॉसफी को जीना आसान नहीं है। इसके लिए लगातार आत्म जागरूकता और मेहनत की जरूरत होती है। हर दिन नए चुनौतियों और अवसरों के साथ आता है जहां आपको अपने मूल्यों पर खरा उतरना होता है या फिर गिरना। इसकी कुंजी ये है कि हर पल को ध्यान से जीने की कोशिश करें। कुछ करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे सिद्धांतों के साथ मेल खाता है? क्या ये कार्रवाई नैतिकता से प्रेरित है? सोचिए कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिख सकता है। मान लीजिए कि आप ईमानदारी को महत्व देते हैं लेकिन किसी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताने का लालच महसूस कर रहे हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें। स्टोइक प्रतिक्रिया यह होगी कि आप थोड़ी देर रुकें और सजावट के बजाय सच्चाई को चुनें। या फिर शायद आप धैर्य को महत्व देते हैं लेकिन किसी निराशाजनक स्थिति में आपको गुस्सा आने लगा है। बातचीत में धैर्य दिखाना यानी गहरी सांस लेना और शांत रहकर जवाब देना भले ही मुश्किल हो। जब आप अपनी सोच के अनुसार जीने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो इसका एक असर पड़ता है। जब आप लगातार ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो लोग उसे देखते हैं। आपका बर्ताव एक मानक तय करता है जिससे आपके आसपास के लोग अपनी हरकतों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह आप एक चुप्पा नेता बन जाते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि उदाहरण से प्रभावित करता है। इसके अलावा अपनी सोच को जीना आपके अंदर की ताकत को भी बढ़ाता है। हर बार जब आप सहूलियत के बजाय अच्छाई चुनते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। तुम अपनी असली जिंदगी जीने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हो। ये निरंतरता एक गहरी शांति का एहसास दिलाती है, ये जानकर कि तुम्हारे काम तुम्हारे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों। लेकिन जब तुम असफल होते हो तब क्या होता है? स्टोइसिज्म ये मानता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लक्ष्य बिना गलती के काम करना नहीं बल्कि लगातार सुधार करना है। जब तुम कोई गलती करते हो तो उस पर बिना किसी जजमेंट के सोचो, तुम क्या सीख सकते हो, तुम कैसे और बेहतर बन सकते हो। ये ग्रोथ माइंडसेट सुनिश्चित करता है कि हर गलती तुम्हारे नैतिकता के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ने का मौका बन जाए। अपनी फिलॉसफी जीना का मतलब भी यही है। नम्रता को अपनाते हुए स्टोइक हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान एक जीवन भर की खोज है। चाहे आप कितनी भी प्रगति कर लें, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। जिंदगी को जिज्ञासा और खुले मन से जियो, हमेशा सीखने और सुधारने की कोशिश करते रहो। क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? अपने जीवन में जो मूल्य हैं उन पर सोचो और अपने रोजमर्रा के कामों में उन्हें अपनाने का वादा करो। याद रखो, असली बदलाव बड़े बड़े भाषणों से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के साथ लगातार जीने से आता है। जैसे ही हम बात खत्म करते हैं, याद रखो कि स्टोइक ज्ञान सिर्फ समस्याओं को हल करने का एक जरिया नहीं है। आपने अब लोगों के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए 10 स्टोइक युक्तियों का पता लगाया है, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। आंतरिक शांति बनाए रखने से लेकर अपने दर्शन को मूर्त रूप देने तक, ये सिद्धांत आपको संघर्षों को विकास के अवसरों में बदलने के लिए सक्षम बनाते हैं। इनमें से कौन सी प्रथाएं आपके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होती हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आपके प्रतिबिंब दूसरों को उनकी यात्रा में प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में मूल्य मिला है तो इसे अंगूठा दें और स्टोइकवाद के ज्ञान को फैलाने में मदद करें। पुण्य और लचीलेपन का जीवन जीने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लेना न भूलें। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन पाठों से लाभान्वित हो सकता है
तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। आइए विकास और समझ के समुदाय का निर्माण करें।